गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। माई सेल्फ वेद एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ सोशल जस्टिस, and in today class we are going to discuss about the syllabus of social justice. आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं सोशल जस्टिस के सिलेबस पर, है ना। देखेंगे कि जो सोशल जस्टिस है या जिसे हम हिंदी में सामाजिक न्याय कहते हैं उसका सिलेबस क्या है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसका रोल कहाँ है, इसका इम्पोर्टेंस कहाँ है, इन सभी तथ्यों पर आज हम लोग ध्यान देने वाले हैं। ठीक है। सोशल जस्टिस हिंदी में कहते हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का एक छोटा सा पोर्शन कह सकते हैं, इसका इम्पोर्टेंस जो दिखाई पड़ता है वो जीएस के पेपर में दिखाई पड़ता है, वो भी जीएस मेंस में। कहाँ पर? जीएस मेंस में। और जीएस मेंस का जो सेकंड पेपर है ना, जो सेकंड पेपर होता है उसमें इसकी भूमिका दिखाई पड़ती है, जिसमें आप पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह को भी देखते हैं, वहाँ पर इसकी भूमिका दिखाई पड़ती है। जीएस मेंस सेकंड पेपर या पेपर 2 में, है ना। एक छोटा सा सेगमेंट है सामाजिक न्याय, जिससे 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होते हैं। कभी कभार ऐसा देखा गया कि 5 क्वेश्चन पूछ लिया गया है, नहीं तो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। टोटल वेटेज अगर देखें हम इसका, जीएस मेंस सेकेंड पेपर में इसके वेटेज को देखें तो लगभग 40 से 60 नंबर, 40 से 60 नंबर तक ये कवर करता है। यानी मिनिमम 40 नंबर यहाँ से या तो आपको क्वेश्चन मिलेगा या फिर मैक्सिमम 60 नंबर तक, यानी 40 to 60 नंबर का वेरिएशन रहता है इसमें, वेटेज है जीएस मेंस का जो पेपर 2 होता है उसमें। देखिए कई बार हम लोग कोशिश क्या करते हैं, हमारा अपना जो पढ़ने का तरीका होता है, हम राइट डायरेक्शन में नहीं होते हैं, कई बार रॉन्ग डायरेक्शन में चले जाते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से समझिए कैसे। जो भी आपका यूपीएससी का सिलेबस है, अगर हम पूरे सिलेबस की बात करें तो इस सिलेबस को हम 2 पार्ट में बांट कर देख सकते हैं, एक तो मेजर सब्जेक्ट्स में और दूसरा माइनर सब्जेक्ट में। इसका मतलब माइनर और मेजर का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे सिलेबस में, यूपीएससी का जो सिलेबस रखा गया, मेंशन किया गया, उस सिलेबस में कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका आपके तैयारी के दौरान व्यापक भूमिका दिखाई पड़ती है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी भूमिका बहुत व्यापक तो नहीं होती है, लेकिन उसका जो रोल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है ना। हम कोशिश क्या करते हैं, जैसे तैयारी अपना शुरू करते हैं, मेजर जो पार्ट्स होते हैं, मेजर जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसी पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, है ना, इस पे फोकस कर देते हैं। जाहिर सी बात है, सही भी है। लेकिन जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं या जो माइनर पोर्शन में सिलेबस में मेंशन किया गया सब्जेक्ट है, उस पर हम जनरली ध्यान नहीं देते हैं। कारण क्या है? पहले कारण को समझते हैं, है ना, और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना चाहिए। कारण क्या है? जब हम मेजर सब्जेक्ट को देखते हैं, जैसे हिस्ट्री हुआ, है ना, बताया ना, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी, इकोनॉमी हुआ, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट हुआ, साइंस टेक हुआ, इस पे हम फोकस कर देते हैं। क्यों? सभी लोग जनरली आप देखेंगे 99% जो एस्पिरेंट्स होते हैं इसकी तरफ फोकस कर देते हैं। कभी आपने सोचा है इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं इनका जो रोल होता है ना, जो रोल होता है ये प्री में भी होता है और मेंस में भी होता है ना, ये दोनों में दिखाई पड़ते हैं।
प्री में भी ये मिलेंगे आपको और मेंस में भी मिलते हैं, और इनके बिना प्री संभव नहीं है। और जब हम मेंस में जाएंगे तो वहाँ तो पढ़ना ही पढ़ना, उसके लिए भी पढ़ना है। तो पहले हमारा फोकस प्री पे हो जाता है कि चलो पहले प्री निकाल लेते हैं, इसके बाद मेंस का जो सब्जेक्ट है, जो अदर बचे हुए जो सब्जेक्ट्स हैं उसके बारे में देखा जाएगा, सोचा जाएगा कि क्या करना है ना। तो हमारा पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो इन सब्जेक्ट्स की तरफ हो जाता है। ऐसे में जो माइनर सब्जेक्ट जो दूसरी तरफ आप देखेंगे लिखा हुआ है, इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम भूल भी जाते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जब हम रोल की बात करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने बताया कि रोल इन मेजर सब्जेक्ट्स का मेजर ही है, यानी व्यापक स्तर पर है, तो इसलिए हम ध्यान दे देते हैं। लेकिन जब आपका प्री क्लियर होता है, जैसे प्री क्लियर हुआ, तब हम सोचना शुरू कर देते हैं या सिलेबस के बारे में समझना शुरू करते हैं कि एक्चुअली क्या क्या मेंशन किया गया है, सिलेबस का क्राइटेरिया क्या है, कहाँ तक उसका विस्तार हो रहा है, उसके लिए कंटेंट्स कौन कौन से हैं, सोर्सेज कौन से हैं, पढ़ना कैसे है, तब हम उसके बारे में सोचते हैं। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? हम अगर पहले ही मेजर कर लें, इसके बारे में पहले मेजर कर लें कि नहीं मेजर के साथ हमको माइनर लेके चलना है, क्यों? क्योंकि उसका रोल क्या है उसके आधार पर, चूंकि रोल ही नहीं पता होता है तो हम जनरली क्या है कि दोनों में जो एक अंतर होता है उस अंतर बिंदु को स्पष्ट नहीं कर पाते और एक ही तरफ हमारा पूरा फोकस रहता है। तब आप देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर मान लीजिए इन मेजर सब्जेक्ट्स के माध्यम से आपका प्री हो भी जाए, तो मेंस में जब आप पहुंचते हैं, जैसे आप मेंस में जाएंगे, यहां पर आप आंसर नहीं कर पाते हो। तो आपने सुना होगा ऐसे कई एस्पिरेंट्स को कि हमने 2 बार मेंस दिया, हमने 3 बार मेंस दिया, आपने सुना होगा ऐसे, लेकिन फाइनल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि ये जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, आप अगर सोच रहे हैं केवल इनके बदौलत हम सिलेक्शन पा जाए तो हो सकता है, ऐसा नहीं है, हो सकता है सिलेक्शन पा जाए, लेकिन रैंक बहुत बढ़िया नहीं होगा या सिलेक्शन में ही बाधा उत्पन्न हो जाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि इन सब्जेक्ट्स में आपका पूरा पूरा पकड़ होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डीपली आप जानते होंगे। हो सकता है इस पे भी जो आपने अध्ययन किया है वो प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही किया हो। तो जो मेंस में पूछा जाने वाला इसका आधार है, यानी इन सब्जेक्ट को लेकर जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हो सकता है उतना व्यापक नॉलेज आपको ना हो, उतने ब्रॉड लेवल पे आपने कभी पढ़ा ही ना हो। और इसके पीछे रिजल्ट फिर क्या होगा कि प्री तो हो जाएगा लेकिन मेंस आप क्लियर फिर नहीं कर पाओगे, यानी अगले स्टेप में जिसे आप कहते हो पीटी यानी पर्सनालिटी टेस्ट, वहां तक आप नहीं पहुंच पाते हो। तो इन्हीं के संदर्भ में, इसी क्रम में हम लोग समझते हैं कि ये जो छोटे छोटे पोर्शंस हैं मेंस में, जिन्हें आप केवल मेंस में देखते हो, इनका योगदान क्या है, इनकी भूमिका क्या है, और इन्हें कब पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए और किस लिए पढ़ना चाहिए, है ना। व्हेन, हाउ मच एंड हाउ, कब पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पर सोशल जस्टिस को लेकर। सोशल जस्टिस, तो जैसे कि हमने बताया कि लगभग 40 to 60 है ना नंबर्स, इस पोर्शन से आपको मेंस में मिलता है, वो भी जीएस, हाँ जीएस सेकंड पेपर ऑफ मेंस एग्जामिनेशन, वहाँ पर आपको मिलता है। ऐसे कई छोटे छोटे पोर्शन हैं, जैसे कि यहाँ आप देखेंगे, एक तो सोशल जस्टिस हमने बताया ही, इसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनल सिक्योरिटी है, इंटरनेशनल रिलेशन है, गवर्नेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट है ना। ये बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स हैं जो फर्स्ट पेपर से लेकर और थर्ड पेपर के बीच में मिलेंगे आपको। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात की जाए, आप देखेंगे फर्स्ट पेपर में, सोशल जस्टिस आपका सेकंड पेपर हो गया, सिक्योरिटी हो गया आपका थर्ड पेपर, आईआर हो गया सेकंड पेपर, इसी प्रकार से गवर्नेंस सेकंड पेपर, ये हो गया आपका थर्ड पेपर, डिजास्टर मैनेजमेंट। इन सबको अगर एकत्रित कर दिया जाए, इन सबको एक जगह कर दिया जाए, तो आप देखेंगे लगभग 250 नंबर, कितना, लगभग
अबाउट 250 नंबर का वेटेज, 250 नंबर का वेटेज पूरे आपके मेंस में, यानी मेंस का जो एग्जामिनेशन होता है उसमें दिखाई पड़ता है। 250 नंबर यानी एक पेपर के बराबर हो गया, है ना, एक पेपर के बराबर हो गया। और पढ़ना कितना रहता है, अभी जब हम सोशल जस्टिस के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ से आप समझ जाएंगे कि इसी प्रकार से इनका भी सिलेबस है। ये जितने भी यहाँ पर आपने सेगमेंट लिख रखा है इनका भी सिलेबस बहुत छोटा छोटा है, लेकिन छोटा सिलेबस होने के कारण हम ध्यान नहीं देते। लेकिन देखिए कंबाइंड अगर इनको कर दिया जाए तो वेटेज इसका दिखाई पड़ा कितना, 250। अब देखिए स्ट्रेटजी क्या कहती है, सिलेक्शन लेना है ना, स्ट्रेटजी बहुत ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए, बहुत ही क्लेवर तरीके से आपको स्ट्रेटजी को अपनाना है ना। मेजर जो पोर्शन है आपका, मेजर जो सब्जेक्ट्स हैं, मेजर सब्जेक्ट्स, उन मेजर सब्जेक्ट्स में आप देखेंगे तो सभी लोग मेहनत करते हैं, लेकिन इस माइनर सब्जेक्ट के बारे में कोई फोकस नहीं करता है ना। आपको करना क्या है, अगर सिलेक्शन लेना है तो देखिए 250 नंबर ये है, इस 250 नंबर में से अगर आप थोड़ा सा अच्छा सा मेहनत कर देते हैं, थोड़ा ही बेहतर तरीके से मेहनत कर सकते हैं अगर, तो लगभग 200 नंबर आप आराम से ला सकते हैं, क्योंकि कम मेहनत में ज़्यादा चीज़ें आपकी कवर हो रही है ना। जैसे इंडियन सोसाइटी की बात करें तो लगभग 80 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, 60 नंबर 80 नंबर, 60 नंबर 80 नंबर, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ हम मिनिमम भी अगर लेकर चलें तो 60 40 ये हो गया, इसी प्रकार से यहाँ जोड़ लीजिए, अलग अलग तो बताएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट जब आएगा तो उसके टीचर्स आपको बताएंगे कैसे। ये जो 250 नंबर, इसमें से 200 नंबर यहाँ आपने गेन कर लिया। इसके बाद आप देखते हैं फोर्थ पेपर है एथिक्स, जो अपने आप में क्या है, एक पूरा सब्जेक्ट ही है, ये भी 250 नंबर का। बढ़िया अगर आप कर दीजिए 150 नंबर तक ला सकते हैं, है ना। इसके बाद आपका बचता है एसए, है ना। एसए में भी अगर आप बढ़िया कर दीजिए 130 नंबर ही ला लीजिए, है ना, 130 नंबर। नहीं, क्वालिफाई नहीं होता, वो हिंदी का और इंग्लिश का, यानी हिंदी का मतलब एक आपको लैंग्वेज रखना होता है, तो हम लोग चूंकि हिंदी बेल्ट से हैं तो मैक्सिमम लोग हिंदी ही रखते हैं। बाकी आपके संविधान में जो अनुसूची 8 में वर्णित 22 भाषाएं हैं उनमें से किसी एक को आप रख सकते हैं, तो साउथ वाले अपना अलग रखते हैं, इधर के लोग अलग रखते हैं, बिल्कुल यू कैन ऑप्ट, है ना। 130 नंबर, अब तीनों को जोड़िए कितना हो गया, 480 नंबर। यानी केवल इस छोटे सेक्शन से और 2 बड़े सेक्शन से मिलाकर आप 480 गेन कर सकते हो, है ना। अभी देखिए ना, मैंने हिस्ट्री टच किया है, ना ज्योग्राफी टच किया है, ना पॉलिटी, ना इकोनॉमी, कुछ नहीं हमने टच किया है। कुछ टच हुआ तो बताइए, कुछ नहीं हुआ ना। अब 480 में आप ऑप्शनल का नंबर जो है उसको ऐड कर दीजिए, जो आप ऑप्शनल लेंगे, कुछ भी ऑप्शनल जो भी है, जो भी सब्जेक्ट आपका हो, हाँ, जो भी आप लेते हैं, ठीक है, उसका नंबर। अगर बढ़िया आप मेहनत करते हो तो 300 नंबर आराम से ला सकते हो। नहीं, 250 मत मानिए, थोड़ा सा हम रैंक आपको दिलाना चाहते हैं, 500 का, ठीक है, 300 नंबर। तो अब देखिए यहाँ कितना हो गया, 480 यहाँ था, 300 नंबर यहाँ हो गया, कितना हो गया, 780 नंबर, है ना। अब 225 नंबर का आपका बचा इंटरव्यू, 225 नंबर का इंटरव्यू, 150 नंबर मिनिमम ले लेते हैं, ठीक है, कितना हो गया, 930 नंबर। नहीं, मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूं, सिलेक्शन कैसे होगा। बाकी घूमते रहिए गोल गोल, जितना घूमना है, यहाँ से वहाँ, इस किताब से उस किताब, इस रूम से उस रूम, कुछ भी कर लीजिए। अगर स्ट्रेटजी सही नहीं, प्लानिंग आपकी अच्छी नहीं है, तो मैंने बताया ना कि ये समुद्र, यूपीएससी भी जानबूझकर शायद ऐसा करती है कि इतना लेंदी सिलेबस आप उसी में गोता लगाते रहिए, लेकिन जो वास्तव में स्मार्ट स्टडी कर लिया, यही स्मार्ट स्टडी, कि आप एनालिसिस करिए कि कैसे सिलेक्शन हो सकता है, नॉलेज वहां पर गेन करिए जिससे सिलेक्शन हो।
और नहीं तो नॉलेज बहुत हो जाएगा। मैं पहले भी बोल रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि पीएचडी आप कर लोगे, पीएचडी के लायक आपका नॉलेज हो जाएगा, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन चाहिए, स्ट्रेटजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद हम कह रहे हैं यहाँ से जो फर्स्ट पेपर है, सेकेंड पेपर है और थर्ड पेपर अभी पूरा आपका बच रहा है ना, उसमें से मैंने केवल छोटा छोटा पोर्शन निकाला। इन सब को मिलाकर हम कह रहे हैं सब को मिला लीजिए, जितने हैं सबको मिला लीजिए, 150 नंबर, सबको मिला के 150 नंबर। इतना तो मिनिमम तो ला ही सकते हैं, और भी कम कर सकते हैं, है ना। कितना हो गया? 1080। ये मिनिमम आपका जो आपने प्रयास किया है उसमें आपने इतना पाया है, सिलेक्शन हो गया, आप सेलेक्ट हो गए, प्रॉपर रैंकिंग है आपकी, है ना। अब देखिए, हमने एक सब्जेक्ट को स्टार्ट किया, एक सेगमेंट को स्टार्ट किया, लेकिन सेगमेंट का महत्व क्या है, ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट का महत्व क्या है, वो आपको जानना जरूरी था। तो पहले मैंने उसको बताया। अब हम लोग चलते हैं सोशल जस्टिस की तरफ, देखते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए, स्ट्रेटजी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पूरा वेल प्लान्ड होना चाहिए, और उस पर आपको फोकस करते हुए वर्कआउट भी करना है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेटजी बना दिए, काफ़ी अच्छी लग रही है, और उसको गए सुबह एक बार देखे, बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, चलो सोते हैं, स्ट्रेटजी तो अच्छी है ही है, नहीं, उससे काम नहीं बनेगा। स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए, उस पर आपका वर्क भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, है ना। और अगर केवल आप स्ट्रेटजी पे ही काम करते हैं, उस पर वर्कआउट नहीं होता है, तभी आप यू आर सो फार फॉर योर एम्स, आप अपने लक्ष्यों से बहुत दूर हो जाओगे। तो इसलिए दोनों के बीच आपको समन्वय, जिसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन, वो स्थापित करते हुए अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट की जो भूमिका है और उसके साथ छोटे छोटे जो सेगमेंट्स हैं उनकी भूमिका क्या है वो हमने समझ लिया। अब वी आर नाउ गोइंग टू कम बैक ऑन सोशल जस्टिस एंड इट्स सिलेबस, है ना। हम लोग फिर से फोकस करते हैं किधर, सोशल जस्टिस की तरफ और इसके सिलेबस की तरफ। तो देखिए, छोटा सेगमेंट मैंने पहले ही कहा, तो सिलेबस भी क्या होगा, बहुत ही छोटा होना चाहिए। छोटा सेगमेंट है तो सिलेबस भी बहुत ही छोटा होना चाहिए। और वहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इस सेगमेंट से जो प्रश्न पूछे जाते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उस पर भी हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिलेबस इसका क्या है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इकोनॉमी की क्लास में भी बताया है ना, अदर सब्जेक्ट्स में भी, कि कोई भी सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो, कोई भी सेगमेंट पढ़ते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव टू क्लियर अबाउट योर सिलेबस ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसे आप पढ़ने जा रहे हो, उसके बारे में आपको मतलब सिलेबस क्या है, क्या मेंशन किया गया है, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्लियरिटी है तो आपका एफर्ट्स उतना ही होगा जितना होना चाहिए, अदरवाइज एफर्ट्स बहुत ज़्यादा होगा और उसका आउटकम बहुत ही कम होगा, है ना। तो देखिए, जब सोशल जस्टिस की हम बात करते हैं तो जहाँ से क्या कहते हैं, सामाजिक न्याय, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक क्या है, सामाजिक, और दूसरा न्याय। सामाजिक न्याय यानी समाज में, हाँ, सामाजिक का मतलब जो सोशल हो, है ना। सोशल कौन है, किसके लिए है, सोशल कौन है, मनुष्य है, मनुष्य को ही सोशल कहा जाता है। तो इस धरा पर, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है, मानवीय जो प्राणी है, उनके लिए न्याय की संकल्पना को सुनिश्चित करना, न्याय की संकल्पना को सुनिश्चित करना, वही क्या है, सामाजिक न्याय है। इसमें जो सबसे पहला सिलेबस का जो सबसे पहला अंश दिखाई पड़ता है वो है सामाजिक न्याय एवं विकास प्रक्रिया। कर लीजिए, विकास प्रक्रिया। आप देखोगे यूपीएससी में 2-4 लाइन केवल लिखा गया है, ठीक है, उसको हम और तोड़ के आपको बता रहे हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं, यानी कहाँ तक आपको उसको विस्तारित करना है। सामाजिक न्याय एवं विकास प्रक्रिया यानी सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस।
सोशल जस्टिस एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। तो इसमें हम लोग देखेंगे, इसमें जो पॉइंट्स वगैरह हम लोग को देखना है, यानी सब टॉपिक्स जो देखना है, एक तो सामाजिक न्याय क्या है यानी सोशल जस्टिस क्या है वो हम देखेंगे। पहले जस्टिस को समझेंगे, फिर वो जस्टिस सोशल कैसे होता है उसके बारे में समझेंगे, है ना, यानी समाज से जोड़कर देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे विकास यानी डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। तो हम डेवलपमेंट को देखते समय यह आभास करेंगे, महसूस करेंगे कि डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, एक स्टेप बाय स्टेप घटित होने वाली प्रक्रिया है। कहीं पर भी किसी भी समाज में या किसी भी व्यक्ति में जो विकास होता है, किसी समाज की बात कर लीजिए, किसी भी व्यक्ति के विकास की बात कर लीजिए, किसी भी देश के विकास की बात कर लीजिए, तो एक दिन या 2 दिन या एक किसी पर्टिकुलर टाइम में संभव नहीं होता है। वो एक सतत यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप, है ना। 1 कदम 2 कदम 4 कदम हम आगे बढ़ते रहते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम फिर आता है कि जिसमें हम उस पर्टिकुलर क्षेत्र में यह पाते हैं कि विकास हो चुका है ना। तो इस विकास को हम देखेंगे कि उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, स्पेशली भारत के संदर्भ में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि विकास की प्रक्रिया क्या है ना। विकास का स्वरूप भारत में कैसा है, विकास का भारत में स्वरूप कैसा है ना। और विकास की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए क्या क्या जो अभी कार्य किए जा रहे हैं वो कौन से हैं, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसीलिए इसी संदर्भ में जब अगले क्रम में हम बढ़ते हैं तो उस कार्य को हम विकास से संबंधित क्या कहते हैं, विकास से संबंधित जो एजेंसी है ना, विकास से संबंधित जो एजेंसी हैं कह सकते हैं, जिसे कहा जाता है डेवलपमेंट एजेंसीज, वो कौन सी हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे एजेंसीज में है एनजीओ, एसएचजी, इसके बाद जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कुछ हैं तो वो अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप, वो होते हैं। अदर इंस्टीट्यूशंस में जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उन एजेंसियों को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हालांकि जब हम सिलेबस को कवर करा रहे होते हैं, जब हम पढ़ाएंगे आपको सिलेबस की तरफ, जब हम बढ़ेंगे एक एक इस टॉपिक की तरफ, तो जो एनजीओ है, एसएचजी है या फिर अदर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अलग से नहीं पढ़ना होगा। कारण क्या है कि अभी हम देखेंगे आगे सिलेबस में कि जो सेक्शंस हैं, स्पेशली जिसे हम कहते हैं वर्नेबल सेक्शंस, संवेदनशील वर्ग, उन्हीं के लिए काम किया जाता है, उन्हीं को न्याय दिलाने के लिए काम किया जाता है, या न्याय की प्रक्रिया तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये जो संगठन है, एजेंसियां, ये काम करती हैं। तो जिस सेक्शंस की हम बात करेंगे, जिस भी सेक्शंस की, जैसे बच्चे हुए, जैसे वृद्ध हुए, जैसे विकलांग हुए, जैसे महिलाएं हुई, जैसे अल्पसंख्यक वर्ग हुआ, जैसे एससी एसटी ओबीसी कम्युनिटी हुआ, या फिर एलजीबीटीक्यू हुआ, ये जो भी समुदाय हैं, इन सभी समुदाय तक न्याय की प्रक्रिया को पहुंचाने के लिए ये जो विकास से संबंधित एजेंसियां हैं, ये कार्य कर रही हैं। तो ये वहीं पर हम देखेंगे कि अगर कुछ उनसे संबंधित एजेंसी हैं जो कार्य कर रही हैं, तो उन्हीं के साथ वहीं पर हम लोग जोड़ देंगे, है ना। इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेबस का पार्ट है तो आप लिख लीजिए कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट होगा जिसे हम कहते हैं संवेदनशील वर्ग। संवेदनशील वर्ग, संवेदनशील वर्ग में जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में सेक्शन, वर्नेबल सेक्शन, इसमें वृद्ध हो गए,
है ना, जिसे हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। विकलांग हो गए, विकलांग क्या, इनके लिए एक नया शब्द आया है दिव्यांगजन, है ना, दिव्यांगजन, जिसे कहा जाता है डिफरेंटली एबल्ड, यानी जो योग्य हैं लेकिन आम जन की तरह नहीं, एक जनरल जो पीपल है उसकी तरह वो योग्य नहीं है, लेकिन उनमें भी योग्यता है, वो डिफर तरीके से है, कुछ अलग तरीके से है ना। हाँ, फिर इससे जोड़ नहीं पाएंगे आप ना, ठीक है। अब इसके नीचे आप नीचे ही लिखना, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है। विकलांग हो गए या दिव्यांगजन, इसके बाद महिला यानी विमेंस, ये हो गए। बच्चे, है ना, हाँ हाँ, चिल्ड्रन होंगे। इसके बाद SC ST OBC, ये कम्युनिटी हो गई, SC ST OBC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट, ठीक है, ये हो गए। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक समुदाय जिसे हम कहते हैं माइनॉरिटी, है ना, माइनॉरिटी हो गया। और इसके बाद LGBTQ, LGBTQ, है ना, इसको L का मतलब हो गया लेस्बियन, ठीक है, B का मतलब हो गया बाइसेक्सुअल, G का मतलब हो गया गे, T का मतलब हो गया ट्रांसजेंडर, और Q का मतलब होता है क्यूर। QUEER, क्यूर, ठीक है। तो इनकी क्या समस्याएं हैं, इन तक न्याय को कैसे पहुंचाया जाए, इन तक न्याय की संकल्पना को सुनिश्चित कैसे किया जाए, ये समुदाय। तो आप देखेंगे वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, महिलाएं हो गई, है ना, विकलांग हो गए या दिव्यांगजन हो गए, SC ST OBC कम्युनिटी हो गए, अल्पसंख्यक हो गए, LGBTQ हो गए। आप जनरली देखिए तो ये कुछ ऐसे वर्ग हैं, ऐसे लोग हैं जो समाज में संवेदनशील वर्ग के रूप में जाने जाते। क्यों? क्योंकि ये जितने हैं इसमें से मैक्सिमम, जैसे कि महिला हो गई, बच्चे हो गए, या विकलांग हो गए, वृद्ध हो गए, ये निर्भर जनसंख्या में जानी जाती है। ये स्वयं से काम नहीं करना चाहती हैं, करना चाहती मतलब कि इनको अधिकार नहीं दिया गया। स्पेशली इसमें अगर किसी की बात की जाए तो महिला है जो कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारे अपने समाज का स्वरूप ऐसा है, हाँ, कि वरीयता ना दिए जाने के कारण बहुत सी महिलाएं घर पर ही डिपेंड हो जाती हैं, और घर पर डिपेंड होने मतलब पुरुषों पर उनकी निर्भरता रहती है। तो कहा क्या जाता है कि इनको मजबूत बनाने मतलब कि विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। बाकी अगर बच्चों को आप देखिए तो निर्भर जनसंख्या में आते ही हैं, वृद्ध हैं ये भी निर्भर हैं, और विकलांग हैं या दिव्यांगजन हैं तो इनको भी निर्भर जनसंख्या में ही काउंट किया जाता है। तो कैसे, किस प्रकार से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न जो विकास की प्रक्रिया एजेंसियां हैं, संगठन है, उनके माध्यम से जो न्याय की प्रक्रिया है उस न्याय की प्रक्रिया से इन्हें जोड़ने का कार्य किया जाए, इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके जब देखेंगे, पूरा सिलेबस को कवर करेंगे तो वहां से जोड़कर देखेंगे कि कैसे इन तक लाभ पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसके बाद सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं, हाँ, सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज में स्पेशली गरीबी है ना, पॉवर्टी, बेरोजगारी है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट। इसके बाद हेल्थ सेक्टर यानी
स्वास्थ्य, सेक्टर, इसके बाद शिक्षा, एजुकेशन, शिक्षा हो गया यानी एजुकेशन। यहां पर जाकर हमारा अपना सिलेबस खत्म हो जाता है। बहुत छोटा सा सिलेबस है, आप सोचिए, बस इतना ही। एक पूरा पेज भी नहीं हुआ होगा। इतने छोटे से सेक्शन से, यानी इतने छोटे से सेगमेंट से आप सोचिए 40 नंबर का क्वेश्चन आपको अगर मिल रहा है, और वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको फोकस कहाँ करना है, यानी एक तरीके का क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा इस वर्ष, वो भी मैं आपको बता दूंगा। 90% अभी तक जो बताया है उसमें संभावना मिली है ऐसा कि क्वेश्चन आ ही गया है वहाँ से। तो आप लोग जब करेंगे तो मैं बता दूंगा कि इस वर्ष यहाँ से पूछे जाने की संभावना है, वहाँ से आप पढ़ के जाइए। वहाँ से रिलेटेड जितने भी आयाम है ना, जितने भी डायमेंशंस हैं, सब पे वर्क करके जाएंगे, निश्चित तौर पर आप क्वेश्चन को सॉल्व करके आएंगे। अब देखिए, ये तो हो गया सिलेबस की बात। हर एक में आप देखें, जितने भी सिलेबस हैं इसमें आप देखेंगे कि एक और लाइन लिखा हुआ मिलता है जो करंट से रिलेटेड दिखाई पड़ता है, यानी इनसे रिलेटेड जो इश्यूज है, इनसे रिलेटेड जो करंट इश्यूज है, हाँ करंट इश्यूज है, उसको आपको क्या करना है, जोड़ देना है। जो समसामयिक चीजें हैं उनको जोड़ देना है। ठीक, अब यहां तक तो बात हो गया सिलेबस का। सोर्सेज क्या होनी चाहिए, यानी कैसे आप इसे कवर करोगे, कैसे पढ़ोगे उस, हाँ हाँ, तो सब कुछ तो बताए हुए सोर्सेज का मतलब क्या होता है। तो सोर्सेज देख लीजिए कि सोर्सेज क्या होता है, इसमें क्या होंगी सोर्सेज। पहला तो आपका जो यहाँ पर हम बनवाएंगे क्या, हाँ क्लास का जो नोट होगा वो। दूसरा आपको इसके साथ जो जोड़ना है वो आप NCERT जोड़ सकते हैं, लेकिन जो NCERT है वो सोशियोलॉजी का है, NCERT है ना, क्योंकि आप सामाजिक मुद्दों की बात कर रहे होंगे, सामाजिक क्षेत्र पर जाकर अध्ययन कर रहे होंगे, तो उसके लिए NCERT ही है। NCERT के अतिरिक्त अगर आप जाना चाहें तो एक बुक आती है राम आहूजा की, राम आहूजा की भारतीय सामाजिक समस्याएं, भारतीय सामाजिक समस्याएं करके, ठीक है। इस बुक को आप ले सकते हैं, यानी हाँ इंडियन सोशल जो प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। और इसके साथ आपको करंट पर फोकस करना होगा। करंट में स्पेशली आप देखिए, जब न्यूज आप पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कंटिन्यू आप पढ़ ही रहे हो, उसका एनालिसिस भी कराया ही जा रहा है ना कंटिन्यू, तो इसमें आप देखेंगे कि जो कैबिनेट के डिसीजंस होते हैं, कैबिनेट के जो डिसीजंस होते हैं, उस कैबिनेट के डिसीजन पर आपको फोकस करना है, क्योंकि जो भी डिसीजन होगा इन्हीं में से किसी एक से संबंधित होगा, है ना, इनसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा को रिलेट करेगा, ये आप कर सकते हो। इसके बाद जो पॉलिसीज़ हैं, डिसीजन के बाद जो पॉलिसीज बनाई गई, पॉलिसी की बात की गई, स्कीम की बात की गई, या कुछ प्रोग्राम अगर चलाया जा रहा है तो वो, इन पर आपको फोकस करना है। कैबिनेट का डिसीजन, इसके साथ पॉलिसी, स्कीम या प्रोग्राम वगैरह जो है वो, उस पर आपको फोकस करना है। तो आप देखेंगे जो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे डेली बेसिस पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ से संबंधित न्यूज आपको डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा। हो सकता है 10 दिन में एक बार मिले, हो सकता है महीने में एक बार मिले, तो उसको आप क्या करिए, या तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, कटिंग करके रख लीजिए, उसका एक शॉर्ट नोट्स आप चाहो तो तैयार कर लो, या आप अपने नोट्स में, ये जो हम क्लास नोट्स बनवाएंगे, यहाँ तक तो मान लीजिए जो जब तक हम इसको करवाएंगे तब तक तो अपडेट रहेगा ही, इसके आगे आप चाहो तो इसमें प्लस कर लेना, ये जो आपके करंट की चीज़ें होंगी इसमें सेक्शन वाइज आप क्या करना, प्लस कर लेना, यानी जोड़ लेना, ऐड ऑन कर लेना।
आपका पूरा का पूरा नोट्स तैयार हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देखा जाए तो मैं क्लास में कराऊंगा ही, साथ ही साथ एक एक सेक्शन खत्म होता जाएगा, उसके साथ 102 क्वेश्चन हम देते रहेंगे आपको, वो आप लोग लिख के दिखाओगे। और जब तक ये पूरा सेगमेंट आपका खत्म होगा तब तक इस सेगमेंट में क्या प्रश्न हो सकता है, उसका उत्तर कैसे करना है, लिखना कैसे है, वो सब इवेल्युएट करके हम आपको देंगे। तो उससे आपका पूरी की पूरी तैयारी इस सेगमेंट के समाप्त होने तक पूरी हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पर। बाकी अगर बात करें हम स्ट्रेटजी की, तो सेम स्ट्रेटजी जो पहले अभी आपको हमने बताया है, शुरू करने से पहले बताया है, उस स्ट्रेटजी पर आप फोकस कर सकते हो। पॉलिसी ऑब्लिक स्कीम ऑब्लिक प्रोग्राम, है ना, यानी नीतियां क्या हैं, कार्यक्रम क्या है, उस पर आपको फोकस करना है। ये कैबिनेट डिसीजन, जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, है ना, तो आप देखोगे जो फ्रंट पृष्ठ होता है किसी भी न्यूज़पेपर का, जो फ्रंट पेज होगा, उस फ्रंट पेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आती हैं, उन इंपॉर्टेंट न्यूज़ में ही ये सब रहेगा। वहाँ लिखा रहेगा कैबिनेट का फैसला लिखा रहता है। तो आप देखिए फैसला किसके संबंध में, फैसला जो है किसके संबंध में, जरूरी नहीं कि यही सामाजिक न्याय से ही संबंधित हो, अदर भी क्षेत्र से भी हो सकता है। और अगर आपके इस सेक्शन से है तो आप उसे वहाँ पर ऐड ऑन कर लीजिए, जहाँ से भी कोरिलेट करे, वो फैसला आपका जहाँ से भी कोरिलेट करे वहाँ आप उसे क्या करिए, ऐड ऑन कर लीजिए। अगर वो सामाजिक न्याय के संदर्भ में है, जो कैबिनेट का डिसीजन है, कैबिनेट का जो फैसला है, अगर वो आपके सामाजिक न्याय के संदर्भ में है, किसी एक सेक्शन को इंडिकेट करके वो फैसला दिया गया है, तो आप उसे वहाँ ऐड ऑन कर लीजिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 में हम लोगों ने देखा, 2019-20 के दौरान, 2017 में 17 से लेकर 19 के बीच में SC/ST एक्ट को लेकर काफी कुछ बवाल हुआ था, है ना, संघर्ष हुआ, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, काफी कुछ किए गए। 2020 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, है ना, कैबिनेट का डिसीजन जो लिया गया था वो डिसीजन को बदलना पड़ा, उसने अपने डिसीजन क्या किया, बदला। जो एक्ट था उसमें संशोधन किया गया। अब संशोधन कौन कर सकता है, कौन कर सकता है, संसद, हमारा संसद कर सकता है। संसद की सहमति से एक फैसला लिया जाएगा, वही फैसला क्या कहलाएगा, यहाँ डिसीजन होगा। अब उसके आधार पर एक कानून बनाया जाएगा, उसी फैसले के आधार पर कानून बनाया जाएगा। कानून की रखवाली कौन करेगा, नहीं, रखवाली कौन करेगा, जुडिशरी सिस्टम, न्यायपालिका। और फिर उसे इंप्लीमेंट कौन करेगा, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हमारी है ना, हाँ, कार्यपालिका। तो सबका अपना अलग अलग क्या है, सिस्टम है। वही सिस्टम की हम बात करें, ये कैबिनेट डिसीजन मतलब कि एक फैसला आया किसके पक्ष में, किसके संदर्भ में, इन्हीं में से किसी एक सेक्शन के संदर्भ में आ सकता है। तो उस डिसीजन पे आपने फोकस कर दिया, आगे की जो राह होगी वहीं से क्लियर हो जाएगी कि अच्छा इसमें ये चीज़ें चेंज होने वाली है, इस चीज़ को एड ऑन किया गया, इसको रिमूव कर दिया गया है। तो आप क्या होगे, उस सेक्शन के प्रति अपडेट हो जाओगे। बाकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बाल श्रम की बात की, बाल श्रम क्या है, वो कभी चेंज नहीं होना है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग या अलग अलग देशों की अवधारणाओं के अकॉर्डिंग बाल श्रम को किस रूप में देखा जा रहा है, ये अलग बात हो गया। तो वो एक बार आपने तैयार कर लिया, वो चेंज नहीं होना है। जो संविधान में वर्णन दिया गया है, संविधान में उन सेक्शंस को न्याय से जोड़ने के लिए जो प्रावधान निर्धारित किया गया है, वो भी चेंज नहीं होना है। और होगा भी तो भी आपको पता चलेगा, उसके लिए भी पूरा पूरा क्या है, सिस्टम है। तो सिस्टम में जाने के बाद चीज़ें क्या होंगी, परिवर्तित हो सकते हैं, वो भी आपको पता चलेगा। और धीरे धीरे क्या किया जाता है, उन सेक्शंस को मजबूत बनाने के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी के अंतर्गत यानी नीतिगत कार्य करती है, स्कीम्स चलाती हैं, प्रोग्राम चलाए जाते हैं। इनके माध्यम से भी उन वीकर सेक्शन को या संवेदनशील वर्गों को मजबूत बनाने के प्रयास हमारी अपनी गवर्नमेंट करती रहती है। तो कुल मिला के ये जो छोटा सा सिलेबस है, इसको आपको दिमाग में रखना है। और साथ ही साथ इनसे संबंधित जो नियोजित कार्यक्रम है,
योजनाएं हैं, नीतियां हैं, पॉलिसी हैं, या जो भी कार्य किया जा रहा है उसको बस केवल आपको क्या करना है, ऐड ऑन कर देना है। आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है उसकी क्लैरिटी दिखाई पड़ने लगी है। ठीक है, तो ये था आपका छोटा सा सिलेबस। यहाँ से आप 40 नंबर तक 40, 50, 60 जितना भी पूछ ले, उस पूरे 40, 50, 60 नंबर को आसानी से कवर कर सकते हैं। कम मेहनत में ज़्यादा अंक प्राप्त कर सकते हैं। सोर्सेज भी बहुत ही लिमिटेड है, उन सोर्सेज पे आप अगर फोकस कर देते हो, ज़्यादा नहीं करना है, नोट्स के साथ अगर केवल आप चीज़ों को ऐड ऑन कर देंगे तो फिर आपको और भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो उतना आप कर लेते हो। और स्ट्रेटजी जो हमने पहले भी बताया है, उस स्ट्रेटजी पर अगर आप फोकस करके चलते हो तो निश्चित ही सफलता आपकी होगी। बहुत कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज कार्य तो लोग कर ही रहे हैं अपने अपने तरीके से। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग को पढ़ना है इस सेगमेंट को। एक शब्द आपने सुना होगा, चाइल्ड लेबर, है ना, चाइल्ड लेबर। तो अभी पीछे हमने बताया था सिलेबस के डिस्कशन के दौरान कि बच्चे वर्नेबल सेक्शंस में आते हैं, यानी संवेदनशील वर्ग में आते हैं, उनकी अपनी कुछ समस्याएं होंगी। समस्याएं क्या हैं? सबसे बड़ी समस्या है लेबर का, यानी बच्चों को श्रम में धकेल देना, या बच्चे श्रम से जुड़ जाते हैं, ये उनकी अपनी सबसे बड़ी समस्या है। उस समस्या का समाधान ढूंढना, समस्या का निराकरण करना, समस्या को दूर करना, ये हमारे अपने सरकार की, हमारे अपने गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं कि उन समस्याओं को दूर कर दिया जाए, ताकि ये जो बच्चे का वर्ग है, बच्चों का जो वर्ग है, ये दूसरे कार्यों से जुड़ सकें। दूसरा कार्य का मतलब जो उस उम्र में उन्हें करना चाहिए। करना क्या चाहिए? पढ़ाई लिखाई, है ना, फिजिकल ग्रोथ, और मेंटली जो ग्रोथ है उसे बढ़ावा दे। और एक समय के बाद जब वो बाल नहीं रह जाएंगे, यानी बच्चे नहीं रह जाएंगे, तब वो श्रम से जुड़े। तो सामान्यतः हमारे यहाँ 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो लोग हैं, है ना, जो लोग हैं, वो चाहे पुरुष हो या महिला, उन्हें हम बच्चे के रूप में काउंट करते हैं। किस रूप में? बच्चे के रूप में काउंट करते हैं। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम आयु का है, वो किसी श्रम से ना जुड़ा हो, श्रम से ना जुड़ा हो, तो वो बाल श्रम से बाहर होगा। लेकिन दिखाई क्या पड़ता है? आप देखिए, यहीं से बाहर निकलिए, बहुत सी दुकानों पर जाते होंगे, स्पेशली टी स्टॉल पे जाते होंगे, पंचर बनाने की दुकानों पर जाते होंगे, पटाखा उद्योग को देखते होंगे, बीड़ी माचिस बनाने के उद्योग को देखते होंगे, या फिर रसायन से संबंधित उद्योग को देखते होंगे। ऐसे न जाने कितने उद्योग हैं। ईंट भट्टों पर आप देखते होंगे, जो असंगठित क्षेत्र है उसमें तो बहुत ज़्यादा, स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देखिए, तो वहाँ पर आपको चाइल्ड लेबर मिल जाएंगे, छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए नजर आएंगे। अब ये जो बच्चे हैं, जो 14 वर्ष से कम उम्र के लोग हैं, अगर ये काम में लगे हैं तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये अपराध है, हमारे यहाँ के नियमानुसार ये अपराध माना जाएगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, ऐसे चैप्टर को पढ़ने से के क्रम में जो हम चीज़ें देखेंगे, ये तो एक की हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि चाइल्ड कौन है ना। दूसरा हम देखेंगे चाइल्ड लेबर किसे कहते हैं, चाइल्ड लेबर क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चाइल्ड लेबर के पीछे जो कारण है, यानी काजेस क्या है, काजेस बिहाइंड चाइल्ड लेबर, इसके पीछे कारण क्या है। कि आप देखेंगे जैसे इसमें सोशल फैक्टर भी होगा, इकोनॉमिक फैक्टर भी होगा, है ना, सांस्कृतिक यानी कल्चरल फैक्टर भी होगा, कई प्रकार के फैक्टर काम करेंगे। कुछ पारिवारिक फैक्टर्स भी होते हैं और कुछ बच्चों का अपना भी उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है ना। जैसे सोशल फैक्टर क्या है कि लोग चाइल्ड लेबर को एक्सेप्ट कर लें कि नहीं नहीं ठीक है, अगर बच्चे काम करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाँ कुछ भी हो, चलो कुछ कर रहे हैं, कुछ पैसे ला रहे हैं, ठीक है, एक्सेप्टेंस। तो सामाजिक जो स्वीकारोक्ति यानी सोशल जो एक्सेप्टेंस है, वो बहुत बड़ा कारण है। इकोनॉमिक फैक्टर तो हर जगह काम करता ही है कि अगर परिवार गरीब है, छोटा सा बच्चा, तो जाओ काम करो, कुछ तो लाएगा शाम तक, एक इकोनॉमिक फैक्टर ये हो ही गया। और कल्चरल,
किसी भी समाज का जो कल्चर होता है, हो सकता है वो समाज का कल्चर ही हो कि छोटे छोटे बच्चे ही काम करेंगे, है ना, या जो समाज की संस्कृति है कि गरीबी अमीरी की संस्कृति है, तो अमीर बनने के चक्कर में सब लोग काम कर रहे हैं, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। तो वो भी क्या है, सामाजिक स्वीकारोक्ति या सोशल एक्सेप्टेंस के तहत जो संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां समाज में स्थापित हो जाती हैं और उसके साथ बच्चे काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जैसे कि काजिश के बाद हम लोग देखेंगे कि भारत जैसे देश में इसका सिचुएशन क्या है, यानी स्थिति क्या है, किसका, चाइल्ड लेबर की स्थिति क्या है। तो स्थिति का मतलब कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा, किस राज्य में सबसे ज़्यादा, विभिन्न संस्थाओं के अकॉर्डिंग चाइल्ड लेबर भारत में कितना है, परसेंटेज में कितना है, संख्या में कितना है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है, हाँ सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन में हम लोग देखेंगे कि जैसे संवैधानिक जो यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या है, कि किस आर्टिकल में बच्चों के बाल श्रम से संबंधित उन्मूलन का प्रावधान किया गया है और उसे लागू किस प्रकार से किया गया है, उस पर जोर दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो वो तो अलग का विषय है जिसे हम देखेंगे सिचुएशन में, लेकिन क्या प्रावधान है, किस आर्टिकल में प्रावधान है, उस आर्टिकल के द्वारा क्या कहा जा रहा है बच्चों के संदर्भ में, वो देखेंगे। इसके बाद जो लीगल जो प्रयास किया जा रहा है यानी एफर्ट्स जो हो रहे हैं, जैसे कि जिसे हम कहते हैं वैधानिक प्रयास, है ना, वैधानिक प्रयास वो कौन से हैं, तो इसमें जैसे IRPC है ना, हाँ CRPC है ना, ये क्या है, ये क्या है, हाँ ये कानून है जिसे वैधानिकता या जिसे लीगल माना गया है, यानी कानून के माध्यम से किस प्रकार से जो चाइल्ड लेबर है उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसके संबंध में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे जो एक्ट्स वगैरह हैं, एक्ट्स हैं यानी अधिनियम जो बनाए गए हैं चाइल्ड लेबर को दूर करने के संबंध में, उन एक्ट्स वगैरह को भी देखेंगे कि कौन कौन से एक्ट हैं जो शुरू से अभी तक भारत जैसे देश में या वैश्विक स्तर पर, भारत जैसे देश में या वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को दूर करने के क्रम में काम कर रही हैं, उनके बारे में देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जैसे पॉलिसी क्या बनाई गई है ना, पॉलिसी क्या है, स्कीम कौन सी है वो। इसके बाद इसी में हम लोग देखेंगे कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर कोई है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है, जैसे कि NGO स्पेशली, है ना, NGO या अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं अगर कुछ हैं तो वो कैसे काम कर रही हैं, कौन कौन सी हैं, उनके बारे में देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर क्या प्रयास किया जा रहा है ना, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बाल श्रम के उन्मूलन के लिए कैसे प्रयास किया जा रहा है, किस प्रकार से प्रयास किया जा रहा है ये। तो देखिए डायमेंशंस कई हैं सॉल्यूशंस में, आप देखेंगे तो कई डायमेंशंस पे हम सॉल्यूशंस को ढूंढेंगे। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, दूसरा लीगल या वैधानिक या कानून के आधार पर कैसे कार्य किया जा रहा है, एक्ट्स कौन कौन से बनाए गए, कौन कौन से अधिनियम हैं जिसके आधार पर बाल श्रम जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, पॉलिसी या स्कीम कौन सी चलाई जा रही है बच्चों के लिए, उनके रिहेबिलिटेट के लिए या उन्हें बाल श्रम से दूर करके उनके अपने मुख्य कार्य से जोड़ने के संदर्भ में कौन कौन सी पॉलिसी या स्कीम चलाई जा रही है, जैसे विद्यालय से जोड़ना, है ना, तो उसके लिए देखिए मिड डे मील या फ्री में यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, फ्री में उनको पुस्तकें भी दी जा रही हैं कि पढ़ो, है ना, सर्व शिक्षा अभियान, भारत साक्षरता मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, इस प्रकार से क्या है स्कीम या पॉलिसीज बनाकर उन बच्चों को जो बाल श्रम से लगे हैं उस श्रम से उन्हें दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नेशनल लेवल पे तो हम देख ही रहे, इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी संस्थाएं हैं या क्या प्रयास किया जा रहा है, तो आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पे जो ILO है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कहता है, किस प्रकार से वो बाल श्रम उन्मूलन के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा है। वो इंस्टीट्यूशंस तो उसमें जैसे NGO वगैरह, NGO उसमें आप देखेंगे यूनिसेफ है ना, यूनिसेफ है, और एक
पिछले दिनों में आप देखेंगे शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला व्यक्ति था कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी थे, जिनका एक एनजीओ है बचपन बचाओ। बचपन बचाओ, और बचपन बचाओ के नाम पे उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा। आंदोलन कोई बहुत ऐसा नहीं कि हिंसात्मक था, वो हिंसात्मक नहीं, एक बहुत साइलेंट मोड पर उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन छेड़ा, बचपन बचाओ आंदोलन, जिसका नाम ही क्या है, बचपन बचाओ आंदोलन। और उस बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से वे बच्चों को, ऐसे बच्चे जो चाइल्ड लेबर में लगे हैं, या ऐसे बच्चे जिनका जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं, यानी जिसे कहा जाता है मानव तस्करी, उसका शिकार, हाँ, ये कैलाश सत्यार्थी द्वारा, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, अब ये तो हम नहीं जानते, ओके, कोई नहीं, वो आप देखना, उस पे नेट पे डालेंगे, सब कुछ आ जाएगा उनके बारे में, ठीक है। अब तो बहुत सुविधा है, चीज़ों को आप समझ सकते हैं। क्योंकि अभी हम क्या है, अभी हम सिलेबस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, मतलब सिलेबस डिस्कस हो गया, जो टॉपिक है उसको हम अभी विस्तारित नहीं कर रहे, एक एग्जाम्पल आपके सामने पुट कर रहे हैं कि कैसे हमको पढ़ना है, ताकि दिमाग में खाका आपका तैयार हो जाए कि इसी क्रम में हमको चीज़ों को देखना है, तो वो क्रम आपका बना रह जाएगा। और जब आप नोट्स को एक व्यवस्थित तरीके से तैयार करोगे, तो आंसर जो आप करोगे, जो भी उत्तर आप लिखोगे, वहाँ पर भी आपका उत्तर व्यवस्थित हो जाएगा कि इंट्रोडक्टरी फेज ये है, मेन बॉडी ये है, कंक्लूजन फेज में क्या लिखना, वो सब आपका पूरा यहाँ इस संदर्भ में देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये केवल हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं कि कैसे हम लोग को पढ़ना है, आगे चल के कैसे चीज़ों को देखना है। और इसके साथ अगर कुछ और अदर किया गया है, कुछ और भी है, तो उसे भी हम ऐड ऑन कर देंगे। हालांकि ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ये फॉर्मेट है कि कैसे हमें अपने पूरे टॉपिक को कवर करना है, हर एक टॉपिक को हमें इसी आधार पे कवर करना। अब यहाँ पर आप जैसे चाइल्ड है, तो यहाँ पर आप वीमेंस को रख के देख लीजिए, तो वीमेंस के संदर्भ में ये हो जाएगा कि वीमेंस के साथ क्या समस्याएं हैं, उसके पीछे कारण क्या है, और सिचुएशंस क्या है अभी, इसके बाद सॉल्यूशंस क्या हो सकता है, इस लेवल पे सॉल्यूशंस को हम देखेंगे, है ना। और सबसे लास्ट में हम लोग जो देखेंगे कि सजेशन क्या हो सकता है, हाँ, सजेशन क्या हो सकता है, और आगे का रास्ता क्या है, यानी वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, आगे का रास्ता आपका क्या है, कैसे चीजें व्यवस्थित की जा सकती हैं, या ऐसे किसी समस्या का समाधान हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग देख के लिख लीजिए। ये वे फॉरवर्ड यानी आगे की राह, आगे का रास्ता क्या हो सकता है वो। बाकी इसके जितने और भी ब्रॉड डायमेंशंस हैं, वो हम लोग क्लास में जब शुरू होगा, है ना, एक एक टॉपिक जब हम शुरू करेंगे तो वहाँ पे और हम कवर करेंगे। ये हमने केवल एक आइडिया आपको दिया है कि जो पढ़ना हमको कैसे पढ़ना है। यही सब कुछ बहुत माइन्यूट चीज़ें होती हैं जिसके बारे में जनरली बताया ही नहीं जाता है। हाँ, अगर ये सब चीज़ें आप समझने में सक्षम हो जाते हो जिस दिन ना, आप मान के चलिए आप खुद से भी पढ़ सकते हो। यही, इसको सीखने के लिए आप आते हैं इतनी दूर दूर से, लेकिन सीखना वो शुरू कर देते हैं जो आप स्वयं से भी सीख सकते हैं। आपका क्वेश्चन आप सोच के देखिए क्या होता है।
एक बार खुद से सोच के देखिए आपका क्वेश्चन क्या होता है जब आप घर से निकले हैं कि हम चल रहे हैं दिल्ली तैयारी करने के लिए, तो आपका आपके मन में क्या डाउट था? पता नहीं क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसका क्रम क्या होगा, है ना? क्रम में हम फिट कैसे बैठेंगे, इतनी बड़ी चीज को, इतने बड़े सिलेबस को इतने छोटे से दिमाग में कैसे हम स्टोर करेंगे, है ना? यही सब चीजें दिमाग में रहती हैं। तो वो तरीका अगर आप सीख लेते हैं, सीखने में सक्षम हो जाते हैं, तो इतनी बड़ी चीज को बहुत आसानी से छोटे से दिमाग में आप रख सकते हैं, है ना? तो आई थिंक सिलेबस और कैसे पढ़ा जाएगा, एक टॉपिक के माध्यम से जो मैंने बताया कि क्रम कैसे होगा, कैसे हमको पढ़ना, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट यहाँ तक? किसी कोई डाउट? ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग कल अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट।